हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ मूविंग फ्लूइड। आप सब जानते हैं कि किसी भी फ्लूइड में अगर वो रेस्ट पे है तो एच डेप्थ के नीचे किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एच इज द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती है, ये बात गलत हो जाती है अगर वही फ्लूइड मूव करता है, खास तौर से अगर वो एक एक्सेलरेशन के थ्रू मूव करता है या एक्सेलरेटेड मोशन करता है। तो एक एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर मूविंग फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट करना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। मोशन के डिपेंडिंग अपॉन द मोशन कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं उसके हिसाब से हमने केसेस बना रखे हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। इसके अंदर फ्लूइड जो हमारा है वो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमें फ्री सरफेस से एच डेप्थ पे इस पॉइंट पे हमको प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उस पॉइंट को सराउंड करता हुआ सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब भी किसी पॉइंट पे हमें प्रेशर एनालाइज करना हो या किसी पॉइंट पे हमें प्रेशर की बात करनी हो तो हमें एक एरिया लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो एक स्मॉल जिस एरिया पे वो प्रेशर फील करने वाले हैं या जिस एरिया पे वो प्रेशर एक्ट करेगा, तो हमने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंटल एरिया इस पॉइंट को सराउंड करता हुआ एक छोटा सा एरिया डी ए कंसिडर कर लिया और इस एरिया के ऊपर जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड इस एरिया के ऊपर है फ्री सरफेस तक जो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, इतने एरिया के फ्लूइड को, इतने सिलिंड्रिकल फ्लूइड को हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इस छोटे से एरिया डी ए के ऊपर ये जो सिलिंड्रिकल शेप का जो फ्लूइड का पार्ट है या एलिमेंट है, इस पार्ट को हम कंसिडर करते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर कुछ पी है फॉर टाइम बीइंग, जिस प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे पी नॉट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है इस एलिमेंट को जरा बाहर निकालो और इसका एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का एफ बी डी ड्रॉ करें तो यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट और यहाँ का प्रेशर है पी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है डी ए। तो अगर मैं इस एलिमेंट के इस पॉइंट पे बात करूं ऊपर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा और फोर्स होगा प्रेशर इनटू द एरिया। सिमिलरली यहाँ नीचे से जो हमारा फ्लूइड प्रेशर है P इंटू एलिमेंटल एरिया डी ए, ये फोर्स अपवर्ड होगा। एक इस सिलेंडर का वेट लग रहा होगा, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास कितना होगा, डेंसिटी इज रो एंड दिस हाइट इज एच। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर मैं कर दूं, वॉल्यूम कितना होगा, हाइट एच इंटू डी ए। तो रो एच डी ए ये मास हो गया और इंटू जी। ये तीन फोर्स इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे लग रहे होंगे या फ्लूइड के सिलेंड्रिकल पार्ट पे लग रहे होंगे। और चूंकि इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये नेट फोर्स इस पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं इस पर सिंपली क्या लिखने जा रहा हूँ, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है। क्या लिखेंगे, पी डी ए अपवर्ड फोर्स एक ये, माइनस पी नॉट डी ए माइनस रो एच डी ए इंटू जी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से डी ए कैंसिल आउट हो जाता है, हमें मिलेगा P इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या मिलता है, पी नॉट प्लस रो एच जी। ये हमें प्रेशर मिल गया एच हाइट बिलो इस पॉइंट पे। ठीक है, दैट इज द प्रेशर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रेशर जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होता है गेज प्रेशर। आमतौर पे हम गेज प्रेशर की ही बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं करते। फिर भी देखिए, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है ना, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से कभी भी मेज़र नहीं किया जाता। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेज़र करते हैं प्रेशर। जैसे अगर ये लाइन मेरी प्रेशर P = 0 की है और यहाँ पे प्रेशर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि सी लेवल पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक या 1.01325 बार, इतना बार होता है। तो ये ज़ीरो प्रेशर तो नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूँ तो ये कुछ होता है, ठीक है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बार। तो यहाँ पे 1 बार प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे पड़ रही है, इफ़ दिस इज़ P नॉट, तो अगर मुझे किसी पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है या किसी पॉइंट पे प्रेशर की बात करनी है जो यहाँ से फॉर एग्जांपल इतनी हाइट पे है, लेट्स से दिस हाइट इज़ P गेज, है ना। इस पॉइंट का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू P नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस P गेज। P गेज वो वैल्यू है किसी प्रेशर की, P गेज वो वैल्यू है किसी प्रेशर की, किसी जगह पे प्रेशर की, कि उस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है ना, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो खैर यहाँ पे अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी शो कर रहे हो P नॉट प्लस रो GH, तो ये चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। So the absolute pressure at this point is P naught plus rho GH, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2, when the fluid is moving upward with an acceleration a, ठीक है। अगर फ्लूइड a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अगेन एक एलिमेंटल एरिया dA ले लिया और इस एलिमेंटल एरिया के ऊपर पड़ने वाला एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया और उस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का FBD हम ड्रॉ करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे जो फोर्स होगा P नॉट DA होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स PDA होगा, इसका जो वेट होगा वो मास, दैट इज रो HDA इज द मास इनटू G, where H is हाइट ऑफ द कॉलम, ओके। और इस बार ये इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, पूरा का पूरा फ्लूइड अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो सिलेंडर है जिसको हमने कंसिडर किया ये भी फ्लूइड का पार्ट है और ये भी फ्लूइड के साथ साथ a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो अभी यहाँ मैं नेट फोर्स 0 नहीं लिख सकता, यहाँ क्या लिखूँगा, नेट अपवर्ड फोर्स Fy विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो इक्वेशन लिखते हैं, PDA अपवर्ड फोर्स माइनस P नॉट DA माइनस रो HDA दैट इज मास DM इंटू G इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास रो HDA इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप करेंगे तो DA हर जगह से कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से P इज इक्वल टू आएगा P नॉट प्लस रो H G प्लस A, ये प्रेशर होगा एक फ्लूइड के अंदर जो कि A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देखें अगर A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ रो HG की जगह क्या हो गया है, G प्लस A हो गया है, ठीक है। ये एक तरीके से इफेक्टिव G कह सकते हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन के केस में इफेक्टिव G की वैल्यू अगर आप G प्लस A ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यही A एक्सेलरेशन से डाउन मूव कर रहा हो, A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा हो तो G प्लस A की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, G माइनस A हो जाएगा, ठीक ना। अगेन सेम कैलकुलेशन होगी, वही FBD ड्रॉ होगा और P इज इक्वल टू इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा दैट विल बी P नॉट प्लस रो HG माइनस A, ठीक है। अभी तक की बातों को कंक्लूड अगर कर दें तो अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम में है तो H हाइट नीचे किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी रो नॉट प्लस रो HG, ओके।
अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अपवर्ड, देन पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए। अगर ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है, अगर ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, देन पी विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच जी माइनस ए। ये तो हो गया वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात। नेक्स्ट केस, अब अगर हमारा फ्लूइड हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ऑब्जर्व करने को ये है, स्पेशल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाले केस में, कि जैसे ही फ्लूइड हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो इसका फ्री सरफेस जो है वो एक इंक्लाइंड शेप ले लेगा। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि वाई दिस फ्री सरफेस इज मेकिंग अ शेप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना। ये फ्री सरफेस इंक्लाइंड क्यों हो जाता है, या यूँ कह लें एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड वाला जो फेज है उसमें फ्लूइड अपने फ्री सरफेस को एलिवेट कर लेता है ना, अपनी हाइट को ऊपर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए एक चीज़ देखो। मान लो इस पॉइंट 1 पे हमें प्रेशर निकालना है, ठीक ना। आप जरा यहाँ से पॉइंट 1 से एल लेंथ दूरी पे एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 2 कोई कंसिडर करो, और पॉइंट 1 और 2 इन दोनों के बीच ये जो सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट है ना, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लो और इस एलिमेंट को ज़रा एनालाइज करो, ठीक है। तो आप पाएंगे, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का एफबीडी ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल एलिमेंट का एफबीडी ड्रॉ करूं, तो पॉइंट 1 पे प्रेशर मान लीजिए P1 है, और पॉइंट 2 पे प्रेशर मान लीजिए P2 है, और इसका एलिमेंटल एरिया DA है, और लेंथ फॉर एग्जांपल L है। तो आप पाएंगे पॉइंट 1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा फोर्स प्रेशर इंटू DA। पॉइंट 2 पे जो इस सिलेंडर पे फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी P2 DA, ठीक है। और इसका जो मास होगा दैट विल बी रो L इंटू DA, ओके। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस विल बी द मास। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लूइड चूंकि हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये जो लिक्विड है, ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ये भी हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो यहाँ हमें इक्वेशन क्या लिखनी होगी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यहाँ हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट इज नेट फोर्स, P1 DA माइनस P2 DA इज इक्वल टू व्हाट इज मास, रो L DA इंटू A। DA कैंसिल हो जाता है और हमें मिलेगा P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो L A। अब यहाँ एक चीज़ देखो, हमें ये पता चला यहाँ से कि पॉइंट 1 पे प्रेशर एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट 2। देखिए P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो L DA, है ना। वो ज़रूरी भी है, अगर पॉइंट 1 पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है आपका सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ये आगे मूव ही नहीं करेगा। इसको मूव करने के लिए एक नेट फोर्स की ज़रूरत है एक्स डायरेक्शन में, और उस नेट फोर्स के लिए हमें 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या होना पड़ेगा, 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 2 से L दूरी पे, देखो L दूरी पे एक कोई पॉइंट 3 कंसिडर किया जाए, तो पाओगे, सेम कैलकुलेशन करोगे तो पाओगे कि P2 इज ग्रेटर देन P3 बाई एन अमाउंट ऑफ कितना, अगेन रो LA। अगर लेंथ L लेंथ पे तुम बात कर रहे हो तो कितने अमाउंट से P2 ज़्यादा होगा, P2 विल बी इक्वल टू P3 प्लस रो LA, अगर L लेंथ आगे तुम बढ़े हो तो, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, प्रेशर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है। या अगर मैं इसी बात को उल्टा बोलूं कि जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हो, प्रेशर क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और प्रेशर बढ़ना ज़रूरी भी है ना। प्रेशर जब बढ़ेगा तभी 2 पॉइंट्स के बीच में एक नेट फोर्स क्रिएट होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पड़ने वाले लिक्विड को आगे की तरफ मूव करा पाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो,
अगर मुझे लेफ्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज करना है तो फ्लूइड के पास, लिक्विड के पास लेफ्ट साइड का, इधर लेफ्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज करने का लिक्विड के पास क्या तरीका है? लिक्विड क्या करेगा कि अपने फ्री सरफेस को एलिवेट कर लेगा। लेफ्ट साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वो फ्री सरफेस को अपने क्या कर लेगा? एलिवेट करता जाएगा। एलिवेट करने से क्या होगा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर फ्री सरफेस से जितनी डेप्थ है ये डेप्थ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इस पॉइंट का प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो ये वजह है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, है ना, लिक्विड अपने फ्री सरफेस को लेफ्ट साइड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एलिवेट करता जाएगा, ताकि जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ें प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती रहे। और प्रेशर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तभी हमको किसी फ्लूइड को आगे की तरफ मूव करने के लिए, हर फ्लूइड के हर एक पार्टिकल को आगे की तरफ मूव करने के लिए हमें क्या मिलता रहेगा? एक नेट फोर्स मिलता रहेगा, ठीक ना, क्योंकि पूरे फ्लूइड को ए एक्सेलरेशन से मूव करना है। तो ये तो हुई एनालिसिस कि कोई भी फ्लूइड जैसे ही हॉरिजॉन्टली आप मूव करते हैं वो एलिवेट क्यों हो जाता है, ए एक्सेलरेशन उसका फ्री सरफेस एलिवेट क्यों हो जाता है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि हमें इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो इस केस में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करो, यहाँ पे जरा देखो पॉइंट, इसको मैं 0.2 कह दे रहा हूँ, इसको 0.3 कह दे रहा हूँ। लेट्स से दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, ठीक ना। 0.2 पे जो प्रेशर होगा सिंपली देखो P1, देखो ये 0.1 है, यहाँ मैंने मान लिया एक 0.2 और यहाँ मान लिया ये एंड पे, यहाँ पे मान लिया 0.3। सिंपली अगर मुझे 0.2 की इस फ्री सरफेस से ये हाइट पता चल जाए y, अगर ये हाइट y हो तो 0.1 पे प्रेशर मिल गया। प्रेशर एट 0.1 इज सिंपली व्हाट? रो जी एच प्लस वाई, खत्म बात हो जाएगी, है कि नहीं। प्रेशर हमारा निकल गया। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें y यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे हमें y पता नहीं है। क्योंकि y नहीं पता क्योंकि ये एंगल का इंक्लिनेशन नहीं पता है, ठीक ना। हमें ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? x, ये पूछा है x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस x पता है, लेकिन हमें चूंकि ये एंगल नहीं पता है तो हमें ये y पता नहीं है, ठीक ना। तो इसको कैसे डील करेंगे जरा ध्यान देना। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है जी? P0 है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो इस पॉइंट का प्रेशर 0.3 पे जो प्रेशर, चूंकि ये फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा? P0 होगा। P3 इज इक्वल टू कितना हो गया? P0। अब अगर मैं P2 की बात करूँ तो अभी अभी हमने डिराइव किया है एक रिलेशन कि किसी भी पॉइंट का लेफ्ट वाले साइड पे जो प्रेशर होगा P1 वो होगा राइट वाले साइड पे प्रेशर P2 प्लस रो एल ए। ए इज द एक्सेलरेशन, रो इज द डेंसिटी। व्हाट इज एल? एल है 0.1 और 0.2 के बीच की डिस्टेंस, ये एल है। तो अगर ये चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं, चाहे तो हम यहाँ भी डिराइव कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम कर चुके हैं। सिंपली यहाँ देखना कि 0.2 और 0.3 के बीच की डिस्टेंस x है, तो P2 विल बी मोर, 0.2 पे प्रेशर ज़्यादा होगा 0.3 के रेस्पेक्ट में, और कितने से ज़्यादा होगा? P3 प्लस कितना अमाउंट से ज़्यादा होगा? रो ए एंड एल की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ? x ले लेंगे, ठीक ना। अब P3 कितना है? P0 है, क्योंकि ये फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है, प्लस रो ए एक्स। P2 की एक चीज़, तो P2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलो। P2 को ऐसे लिख सकते हैं। P2 को एक और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। इस पॉइंट 2 पे प्रेशर हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। फ्री सरफेस से चूंकि इसकी डेप्थ y है तो 2 पॉइंट पे प्रेशर हम लिख सकते हैं P0 प्लस कितना? रो जी वाई, रो जी एच डेप्थ। P2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर आप इक्वेट कर दें तो आपको मिलेगा रो ए एक्स, P0 कैंसिल हो जाएगा,
रो ए एक्स इज इक्वल टू रो जी वाई। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जी बाई ए, सॉरी ए बाई जी। वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई बाई एक्स ही टेन थीटा है। इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में टेन थीटा, परपेंडिकुलर इज वाई एंड बेस इज एक्स, तो टेन थीटा भी लिख सकते हैं ए बाई जी। पर हमें तो वाई से मतलब है, हमें तो यहाँ वाई से मतलब है, एक्स हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें वाई चाहिए था, तो वाई इज इक्वल टू मिल गया हमें ए बाई जी इंटू एक्स। बस जैसे ही वाई मिल गया अगर हमें, तो हमें प्रेशर एट पॉइंट 1 मिल गया। यहाँ से इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए P1 विल बी इक्वल टू रो जी एच प्लस ए बाई जी इंटू एक्स, ए बाई जी इंटू एक्स। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस में भी किसी पॉइंट पे प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5। जब हमारा जो लिक्विड है वो ना तो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, ना तो पूरी तरीके से वर्टिकल में मूव कर रहा है, वो किसी एक्सेलरेशन, किसी एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक ना, तो इसको अभी तक जितनी बातें हमने की उससे ये सॉल्व हो जाएगा। उसके रिजल्ट को अगर हम यूज़ करें तो थोड़ा सा समझदारी से देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, ए एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन के मोशन में मूव कर रहा है। एक तो ये हॉरिजॉन्टली ए कॉस फाई से भी मूव कर रहा है, और वर्टिकली ये ए साइन फाई से मूव कर रहा है। बोलो, इसका जो मोशन है ये इन दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो ज़रा अभी हमने कैलकुलेट किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से में अगर वो मूव करता है तो उसका प्रेशर अगर मैं 0.1 बोलूँ तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने रिजल्ट निकाला, रो जी एच प्लस ए बाई जी इंटू एक्स। ठीक ना, इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। P1 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस, अच्छा अगेन यहाँ पे P नॉट, आप चाहें तो P नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, P नॉट प्लस रो जी, क्योंकि हम सबके लिए एब्सोल्यूट प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, या ये कह लें एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा P1, दैट विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू P1 विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, है ना। P नॉट आप जोड़ दोगे तो वहाँ का टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, यानी कि ज़ीरो के रेस्पेक्ट में, और P नॉट आप नहीं जब जोड़ते हो तो उसका गेज प्रेशर मिलता है। ठीक ना, तो चूँकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे P1 विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच प्लस, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो ए एक्स, है ना, रो ए एक्स। थोड़ा सा इस फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक ना, रो जी एच प्लस रो ए एक्स। अब आ जाओ, P1 इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, अब इससे हमें ये डिराइव हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जी की जगह जी इफेक्टिव ले लेंगे। जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा था तो नेट जी कितना आता था, जी प्लस ए हो जाता था, है कि नहीं। तो यहाँ जी की जगह हम यूज़ कर लेंगे जी प्लस ए साइन फाई एच प्लस रो ए की जगह क्या यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है, ए कॉस फाई इंटू एक्स। बस बात खत्म। इस तरीके से हम प्रेशर इस पॉइंट पे निकाल लेंगे, यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दोनों के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा फ्लूइड, जो हमारा लास्ट केस है कि फ्लूइड जो है वो रोटेट कर रहा है।
ठीक ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस केस में यहाँ से h डेप्थ पे और यहाँ पे x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब अगेन हमारे सामने प्रॉब्लम यही है कि यहाँ का ये y नहीं पता है ना। अगर मुझे ये y पता चल जाए तो मैं यहाँ का प्रेशर सिंपली लिख सकता हूँ, 0.1 का प्रेशर लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0.1 बोलूँ, P1 लिख सकता हूँ P0 प्लस रो जी एच प्लस वाई, रो जी एच प्लस वाई। अब मेरे पास बस एक काम बच गया, किसी तरीके से ये वाई निकल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वाई कैसे निकलेगा, यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे वाई निकालना है, तो यहाँ एक्स और वाई में रिलेशन निकालना होगा। वो कैसे करते हैं वो देखो। अभी यहाँ पे हमने एक और रिजल्ट निकाला था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाले केस में कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। यानी अगर कोई फ्लूइड हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो जो इसका फ्री सरफेस है उसका स्लोप tan थीटा बराबर होता है कितने के, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू a डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है ना। इस रिजल्ट को जरा यहाँ यूज़ करो। हम क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जरा देखिएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं इसका स्लोप, ये जो कर्व बन रहा है फ्री सरफेस का स्लोप, ठीक ना, ये एक पैराबोलिक स्लोप बन रहा है, तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्लोप की बात करूं तो वो स्लोप कितना होगा बताओ, tan थीटा विल बी, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, मैं इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर पूरा का पूरा लिक्विड सर्कुलर मोशन में है तो हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पॉइंट इस फ्री सरफेस का हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। जब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है, इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स रेडियस के पास पाथ में ये रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, centripetal acceleration of this point, centripetal acceleration of this point will be x omega square, ठीक है। ये स्लोप क्या होता था, a बाई जी। तो आइए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हो गई एक्स ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। इसको इधर ले आओ और इसको इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स को उधर ले गए, ये क्या हो जाएगा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर, जी बाई ओमेगा स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब जब x ज़ीरो है, x ज़ीरो है तो y भी क्या है, ज़ीरो है। ये चीज़, ये ओरिजिन मान के चल रहे हैं हम, x ज़ीरो है तो y भी ज़ीरो है। और जब x हमारा समथिंग x है, लेट से उस टाइम पे y है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ से आ जाता है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। देखिए, ये हमें किसी x डिस्टेंस पे फ्री सरफेस की हाइट मिल गई, y इज़ दी हाइट, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे अगर y की वैल्यू ये है तो सिंपली प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच
प्लस y की जगह बस लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g दिस विल बी द प्रेशर इन दिस केस। तो इस तरीके से जितने भी हमारे मोशन हो सकते हैं फ्लूइड के वो सारे मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन हमने इसमें देख लिए। किसी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, होप की वीडियो ठीक लगा होगा। थैंक यू।